पे हम लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, और जहां से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में कई प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखे हैं, और यहाँ पे जो है आज उन्हीं के क्रम में आगे चलते हैं और आगे की श्रृंखला में, और ये देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और उन्हीं को आपको प्रश्नोत्तर के रूप में आज लेके आया हूं, और उन्हीं का आंसर करना है आपको। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं उन्हें देखिए और देख करके उनका आंसर करिए। कपूर यादव, गुड इवनिंग बेटा। चलो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप करिए। इसके बारे में संदीप कुमार, गुड इवनिंग बेटे। ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और इसका आंसर जो है आप तुरंत बताएं देख करके। आशुतोष गोस्वामी, नमस्ते बेटा। चले, तो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्टडी विद जोश, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। आइए, जल्दी से आइए, सारे लोग लाइव आइए, और ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ है। ग्रीशन, गुड इवनिंग बेटे। आइए, मेरा जो शेड्यूल है आज थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। अभी तक मेरी क्लास जो है वो 1 घंटे आगे हुआ करती थी 7 बजे से, आज से जो है वो 6 बजे शेड्यूल्ड हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता हुआ होगा, वो जल्दी से आए। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा बचाव मैकनॉटन के वाद से संबंधित है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है मैकनॉटन, मैकनॉटन का वाद यानी केस, यहाँ पे मैकनॉटन के केस से संबंधित है। कौन सा मामला है जो मैकनॉटन से रिलेटेड है? तो क्या है? बाल्यावस्था की बात कर रहा है, चाइल्डिश के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, उन्मत्तता के बारे में बात कर रहा है। तीसरा, मत्तता के बारे में बात कर रहा है। और चौथा जो है वो सम्मति के बारे में। उन्मत्तता और मत्तता, उन्मत्तता और मत्तता, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इंसैनिटी को देखना है, इंटॉक्सिकेशन को देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। मत्तता का मतलब क्या हुआ? इंटॉक्सिकेशन हुआ, ठीक है। और चित्त विकृति मैंने आपको बताया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा कपूर? मत्तता क्या, मत्तता का मतलब क्या? इंटॉक्सिकेशन। और उन्मत्तता का मतलब क्या? इंसैनिटी। और ये इंसैनिटी जो है वो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 84 जो है वो इंसैनिटी के बारे में बात कर रहा है। इंसैनिटी चित्त विकृति के बारे में बात करता है, ठीक है। यहां पे इसको लिख लीजिए। ये आपका मत्तता जो है वो क्या है? आपका इंटॉक्सिकेशन हो गया, इंटॉक्सिकेशन। और ये आपका क्या हो गया? इंसैनिटी हो गया, इंसैनिटी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि देखो, जो बाल्यावस्था है, चाइल्ड के बारे में आईपीसी में 2 प्रोविजन मैंने बताया था। सेक्शन 82 बताया था और सेक्शन जो है वो 83 बताया था। सेक्शन 82 एंड 83। सेक्शन 82 जो है वो किसके बारे में प्रावधान कर रहा है? सेक्शन 82 7 साल या 7 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बात करता है। 83 जो है वो 7 साल और 12 साल के बच्चों के बारे में प्रावधान करता है। ये मत्तता जो है आपका, इंटॉक्सिकेशन, ये भी मैंने आपको बताया था। ये 2 हैं आपके, मत्तता जो है ये 2 है आपकी। क्या है? पहला, यहां पे ये आपको यदि डाउट क्रिएट कर रहा हो, इसको कैंसिल करके आप यहां पे चित्त विकृति लिख लें। चित्त विकृति, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा चित्त विकृति, तो बी ऑप्शन क्या हो गया? चित्त विकृति। तीसरा फिर क्या है? मत्तता। और फिर क्या है? सम्मति, कंसेंट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे सूची दी हुई है, सूची 1 और 2।
यहां पे ये क्वेश्चन इस टाइप का आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां पे आपका नॉलेज चेक हो जाएगा कि आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। आपसे डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इस तरीके का आपसे सुमेलित करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। मैंने जानबूझकर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इससे सारे सेक्शन के आपके रिवीजन भी हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा। यहां पे लिखा हुआ है कि आपको सुमेलित करना है, बस सीधे सीधे आप बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों के उत्तर बताने हैं आपको। तो वहां पे नहीं जाना है। सेक्शन 149 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? सेक्शन 149, अभिषेक पांडे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर बताइए बेटा। तो देखो 149 जो है वो किसके बारे में प्रावधान करता है? सामान्य उद्देश्य के बारे में प्रावधान करता है। आपको मिलाना है, मिलाकर के आंसर को फाइंड आउट करना है। 84 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? धारा 84, ये चित्त विकृति के बारे में बात करता है। यानी ये बी जो है वो आपका क्या है? तीसरे से मिल रहा है। यहां पे 34 जो है वो किसके बारे में प्रावधान कर रहा है? ये सामान्य आशय के बारे में बात करता है। यानी सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर 76 जो है वो किसके बारे में प्रावधान कर रहा है? तथ्य की भूल के बारे में बात कर रहा है। अब आप मिलाइए, यानी ए का कौन होगा? 4 होगा, ए का 4 होगा, बी का कौन होगा? 3 होगा, और सी का कौन होगा? 1 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है? जल्दी से बताइए आदर्श कुमार जी, जल्दी से इस बात का आंसर करिए आप। आदर्श मिश्रा, क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पे दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? मैंने मिला दिया है, अब ये सुमिलित करके आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। आंसर आया आप लोगों का? वेरी गुड बेटा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा बेटा, ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहां पे आपको इस तरीके से मिलाने के लिए नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 149 जो है वो किससे संबंधित है? तो सामान्य उद्देश्य से। मैंने आपको बताया था कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, सामान्य उद्देश्य से संबंधित धारा है। धारा 34 जो है वो किससे संबंधित है? सामान्य आशय से संबंधित धारा है। मैंने कॉमन इंटेंशन बताया था आपको। यहां कौन सी धारा है? धारा 34 है। धारा 84 जो है वो किससे संबंधित है? ये आपकी चित्त विकृति से संबंधित है। चित्त विकृति से संबंधित है। चित्त विकृति क्या है आपकी? इंसैनिटी है आपकी। वेरी गुड आदर्श मिश्रा जी, बहुत सही आंसर किया है आप लोगों ने। कपूर जी, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। अब देखिए 76 जो है वो तथ्य की भूल के बारे में प्रावधान करता है, तथ्य की भूल के बारे में प्रोविजन कर रहा है। वेरी गुड बेटे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां पे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? यहां पे अनैच्छिक, इनवॉलंटरली, जो आपकी इच्छा पर नहीं है, और मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन है, नशे की बात कर रहा है, जो आपकी इच्छा और ज्ञान के बिना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो अनैच्छिक मत्तता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो यहां पे धारा 84, धारा 85, धारा 86 और धारा 87 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विकास सिंह, आंसर कौन सा होगा बेटा? इनवॉलंटरली की बात कर रहा है, वॉलंटरली की नहीं, इनवॉलंटरली की, अनैच्छिक मत्तता के बारे में बात कर रहा है। अनैच्छिक मत्तता के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा है। इंटॉक्सिकेशन यानी मत्तता के बारे में प्रावधान कर रहा है। तो मत्तता के बारे में प्रावधान कर रहा है बेटा। यहां पे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मत्तता क्या हो गई आपकी? इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेशन के बारे में ये तो धारा 84 जो है वो किसके बारे में बात कर रही है? चित्त विकृति के बारे में बात करती है। किसके बारे में? चित्त विकृति।
और चित्त विकृति का क्या मतलब होता है? इंसैनिटी। इंसैनिटी, और इंसैनिटी जो है वो किस धारा में बताई गई है? धारा 84 में बताई गई है। क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिए, अभिषेक पांडे, कपूर जी, इस बात को समझिए। यहां पे क्या बात कर रहा है? यहां पे चित्त विकृति की बात नहीं कर रहा है, यहां पे किसकी बात कर रहा है? मत्तता के बारे में बात कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहा है। और इंटॉक्सिकेशन कहां पे बताया गया था? धारा 85 में, और कहां पे? धारा 86 में बात किया था मैंने आपसे। तो धारा 85 और धारा 86, तो धारा 85 किसके बारे में बात कर रहा था? अनैच्छिक मत्तता के बारे में बात कर रहा था, और धारा 86 जो है वो ऐच्छिक मत्तता के बारे में प्रावधान कर रहा था। अनैच्छिक मत्तता, बेटा गलत कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए। यहां पे इंटॉक्सिकेशन के बारे में दो प्रोविजन, धारा 85, ये देखिए समझिए इस बात को। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की ये आपकी क्या है? मत्तता है। पहली कौन सी है? धारा 85 के अंतर्गत, और दूसरी कौन सी है? धारा 86 के अंतर्गत। धारा 85 में क्या है? स्वैच्छिक है। धारा स्वैच्छिक यानी जो आपकी इच्छा से हो रहा है। सॉरी, ये स्वैच्छिक कहां पे है? ये धारा 86 में है। और धारा 85 में क्या है? अनैच्छिक। अनैच्छिक, तो अनैच्छिक मत्तता जो है वो कहां पे है? धारा 85 में दिया गया है। और स्वैच्छिक मत्तता कहां पे दिया गया है? ये धारा 86 में दिया गया है। यहां पे अनैच्छिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जो आपकी इच्छा और ज्ञान के बिना हुआ है। जो आपकी इच्छा और ज्ञान के बिना आपको नशा दिया गया है, ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा? अनैच्छिक माना जाएगा। और अनैच्छिक मत्तता के आधार पर यदि आप कोई अपराध करते हैं तो धारा 85 के अंतर्गत उसके लिए आप लायबल नहीं माने जाएंगे। जबकि स्वैच्छिक मत्तता जो है वो किस धारा में बताया गया है? धारा 86 में बताया गया है। तो भैया नशा जो है ये याद रखो यार, नशा बारे में जो बताया गया है वो 85 और 86 है। चित्त विकृति यानी पागलपन के बारे में बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? पागलपन है तो क्या होगा? धारा 84 होगी। और यदि नशे की बात कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? धारा 85 और 86 में जाएगा। और स्वैच्छिक है तो धारा 86, स्वैच्छिक यानी इच्छा से कर रहे हो तो 86 में जाओगे, और उसके बाद अनिच्छा से कर रहे हो तो 85 में जाओगे। इतनी ही बात समझनी है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है? इसका आंसर तुरंत बताइए। आशुतोष जी, कपूर जी, आदर्श मिश्रा, अभिषेक पांडे, जल्दी से इसका आंसर करके बताएं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति यानी कंसेंट की बात कर रहा है को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है, यानी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है? ऐसी कौन सी कंडीशन है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें दी गई कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है? विकास सिंह जरा ध्यान से आंसर करें बेटा। यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी? ऐसी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था भारतीय दंड संहिता की धारा 90, यहां पे सेक्शन 90 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा था? सहमति के बारे में बात कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि कंसेंट जो है या तो आपकी लाइबिलिटी को घटा देता है। भानु प्रताप, वेरी गुड बेटे, बहुत सही। विकास सिंह, बहुत सही आंसर किया आपने, ठीक है बेटा। शत्रुघ्न कुमार, नहीं, सी नहीं होगा बेटा, आंसर बी होगा। इसे एक बार समझ लो जरा। देखो, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन जो 90 है, देखो क्वेश्चन करने से और पढ़ने में यही अंतर होता है कि पढ़ने के बाद से क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट
जो है वो और क्लियर होते हैं, और इसीलिए मैं इन चीजों को पढ़ा करके आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म में इन्हें लेके आ रहा हूं। यानी इन क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं और मेरे पीछे पढ़ाई हुई वीडियो को यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन जो है कितना भी गंभीर आपसे पूछेगा वह क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। सेक्शन 90 आईपीसी जो है ये मैंने आपको बताया था, और ये किसके बारे में बात कर रहा था? कंसेंट के बारे में बात कर रहा था कि कौन सी कंसेंट जो है वो आपकी फ्री कंसेंट मानी जाएगी, स्वतंत्र सम्मति मानी जाएगी, कंसेंट मानी जाएगी। तो धारा 90 वो कंडीशन बताई कि जिसमें आपकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। लेकिन यदि वो कंडीशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपकी सहमति जो है वो स्वतंत्र नहीं होगी। तो कब आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं होगी, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। पहली कंडीशन क्या है कि यदि क्षति के भय में दिया गया है, यदि कोई ऐसी सहमति किसमें दिया गया है? क्षति के भय में दिया हुआ है। क्षति के भय में मैंने आपको बताया था, पहली कंडीशन बताया है कि यदि इन द फियर ऑफ इंजरी, यदि कोई सहमति आपको दी जा रही है और ऐसी सहमति जो है वो क्षति के भय में दी जा रही है, तब यह माना जाएगा कि वो सहमति जो है फ्री कंसेंट नहीं है। पहली कंडीशन याद रखिएगा। यानी मैं आपके ऊपर बंदूक लगा करके आपसे कोई सहमति प्राप्त कर लेता हूं, तो ऐसी सहमति जो है वो स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो सहमति दिया हुआ है वो क्षति के भय में दिया हुआ है, और ऐसी सहमति को सहमति नहीं मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन जो है, तथ्य के भ्रम के आधार पर, तथ्य के भ्रम के आधार पर, भ्रम के आधार पर दिया गया है कोई, यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के आधार पर यदि कोई सम्मति दिया हुआ है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ था कि यदि तथ्य के भ्रम के आधार पर आपने कोई सहमति दिया हुआ है, यदि मैं आपसे कह दूं कि मैं बहुत बड़ा सपेरा हूं, मैं हर सांप के विष को उतार सकता हूं चाहे जितना भी सैला हो, आप कटवा करके देखिए मैं तुरंत जो है इसको उतार दूंगा। और कोई एक लड़का जो है आगे बढ़ करके उस सांप को कटवा लेता है, यहां पे मैं उस विष को नहीं उतार पाता हूं, तो बाद में न्यायालय में कहता हूं कि वो लड़का स्वयं ही आकर के सांप को कटवाया था। लेकिन वह लड़का स्वयं न कटवाता, यदि मैंने यह तथ्य का भ्रम न दिया होता, यह मिसकंसेप्शन उसको न दिया होता कि मैं बहुत बड़ा सपेरा हूं और मैं उस सांप के विष को उतार सकता हूं, यदि यह फैक्ट कम्युनिकेट ना किया गया होता, उसके पास ना पहुंचा होता, तो वह सांप से शायद ना कटवाता। तो तथ्य के भ्रम के आधार पर यदि कोई आपको कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट भी फ्री नहीं मानी जाती है। फिर 12 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है, 12 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है, तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा यदि कोई कंसेंट दी जा रही है तो उस कंसेंट को भी हम फ्री कंसेंट नहीं मानते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा, अब मान लीजिए कि एक 10 साल का कोई लड़का है और 10 साल के लड़के के पास जो है एक सोने की चेन है या एक डायमंड रिंग है, और आप उसे एक चॉकलेट देते हैं और ऐसी स्थिति में उसकी चेन को उससे मांग लेते हैं। 10 साल के बच्चे से आपने एक चॉकलेट पकड़ाया, उसकी डायमंड की रिंग को आपने ले लिया या सोने की चेन को ले लिया, तो यहां पे भाई साहब आपने चोरी का अपराध किया हुआ है। कैसा अपराध किया हुआ है? चोरी का अपराध किया हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि साहब मैंने चोरी नहीं किया हुआ है क्योंकि इस बच्चे ने स्वयं अपने कंसेंट से, अपने मन से इसको दिया हुआ है। तो ला ये कह रहा है कि 12 साल से यदि कम उम्र का लड़का है तो भले ही उसने सहमति दिया हुआ है, उस सहमति को हम सहमति नहीं मानेंगे। अब 3 कंडीशन हो गया, 12 साल से कम उम्र का है तो क्षति के भय में यदि कोई सहमति दी है, दूसरा जो है तथ्य के भ्रम के आधार पर है, तीसरा जो है 12 वर्ष से कम उम्र का है, और फिर यदि किसी पागल के द्वारा या चित्त विकृति व्यक्ति के द्वारा, पागल या चित्त विकृति यानी इंसेन पर्सन के द्वारा यदि कोई कंसेंट दिया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में नहीं माना जाएगा कि उसकी सहमति स्वतंत्र सहमति है।
और नेक्स्ट, यदि कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है और उसने भी यदि अपनी कोई सहमति दी है तो उस सहमति को भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। तो धारा 90 ये कंडीशन बता रही है बेटा। पहली कंडीशन मैंने क्या बताया, तथ्य के भ्रम के आधार पर। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि क्षति के भय के आधार पर। तीसरी कंडीशन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, यदि कोई पागल व्यक्ति सहमति देता है तो उसकी सहमति को भी स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। और यदि कोई ये कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, नशे में यदि कोई व्यक्ति है, तो भी उसके द्वारा दी गई सहमति को सहमत नहीं माना जाता है। यह कंडीशन यहां पे याद रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के आंसर को फिर से समझिए। तो यहां पे क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन कर रही है, किसकी बात कर रहा है, कंडीशंस का वर्णन करती है जिनमें बताई गई सहमति जो है वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, आंसर आपका 90 होगा, सेक्शन 90 ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब इसके आगे चलें बेटे, अगला, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, जल्दी से इसका। बेटा क्वेश्चन है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, भारतीय दंड संहिता के अधीन जहां सहमति अपेक्षित है, सहमति वैध सहमति नहीं है। यदि ऐसी सहमति दी गई है, यानी कोई भी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यदि इन चारों में से 21 वर्ष से कम आयु के यदि व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, 17 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा, या 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, तुरंत आंसर करिए इस बात का, फिर उसके बाद बेटा आगे चलता हूं। अभी अभी जस्ट इसको बताया मैंने आपको, आशुतोष गोस्वामी, वेरी गुड बेटे। आंसर मैंने अभी बताया आपको, तुरंत इसका आंसर करके बताइए। ये इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, ये देखते ही अभी तक। अभिषेक पांडे, वेरी गुड बेटे, बहुत सही आंसर किया आपने। आशुतोष, वेरी गुड। तो यहां पे अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि सेक्शन 90 जो है वो कंडीशन आपकी बता रहा है। सेक्शन 90 कौन सी कंडीशन बता रहा है, सेक्शन 90 में आपको बताया कि यदि 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है और उसके द्वारा यदि कोई कंसेंट दी जा रही है तो उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर डी होगा। वेरी करेक्ट आंसर यहां पे जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरविंद जी बहुत अच्छा। संदीप कुमार, वेरी गुड बेटे, ऑप्शन पूछा जा रहा है यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि की तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। यहां पे क्या दिया हुआ है, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। ये मैंने बहुत बार बताया है, ये ध्यान रखिए, ये कई बार बताया और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि की तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है, बस इतनी ही बात रखना है। अंग्रेजी भूल जाइए, यहां पे डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, इसको पढ़ने और याद करने की जरूरत आपको नहीं है। बस ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धारा है बेटा। आशुतोष, वेरी गुड। भानु प्रताप, ए,
यहां पे देखिए ये जो ऑप्शन है इसको अरविंद सेक्शन 95, वेरी गुड बेटा। भानु प्रताप 91 नहीं होगा बच्चे, सेक्शन 95, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो नहीं किए हुए हैं वो ऑप्शन नोट करें, सेक्शन 95 इंडियन पेनल कोड की धारा है। मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 95 जो है वो कह रहा है कि जो छोटी बातें होती हैं जिनको एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में कोई भी एक प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी ऐसा मामला जिसके बारे में वो कोई कंप्लेन करने नहीं जाता है, तो विधि उस बात को ध्यान में नहीं लेती है। मैंने आपको बताया था कि ए जो है आपके घर जाता है और आपके बगीचे से जो है वो फूल तोड़ करके लेके चला आता है। ए जो है वो बी के घर जाकर के उसका फूल तोड़ को बिना पूछे फूल को तोड़ करके चला आता है पूजा पाठ करने के लिए। यदि हम इसे स्ट्रिक्ट सेंस में देखें, यानी कठोर अर्थों में इसे देखा जाए, तो ए ने कौन सा अपराध किया हुआ है? चोरी का अपराध किया हुआ है। कौन सा अपराध किया हुआ है? चोरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे चोरी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्लियर होगी बातें वहां पे। लेकिन यदि माना जाए कठोर अर्थों में देखा जाए तो ए ने क्या किया हुआ है? चोरी किया हुआ है। ए जाते हैं उसके यहां एक अमरूद तोड़ करके लेके चले आते हैं, ए ने क्या किया हुआ है? चोरी का अपराध, कठोर अर्थों में चोरी का अपराध किया हुआ है। ए जो है वो यात्रा कर रहा है और उसका पैर बी के पैर पर पड़ जाता है और बी का पैर जो है वो कुचल जाता है। यहां पे यदि हम देखें तो ए ने कौन सा अपराध किया हुआ है? उपहति कारित किया है। इसे विधि में क्या कहा जाता है? उपहति कहा जाता है। हर्ट कारित किया हुआ है इसने। लेकिन क्या बी उस फूल के लिए या उस अमरूद जो तोड़ा है या उसका जो पैर दब गया है, वह जा करके इस बात का कहीं पे रिपोर्ट करेगा, कहीं पे परिवाद करेगा, कंप्लेन करेगा? तो एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को नहीं करेगा, नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन बातों पर विधि जो है वो ध्यान नहीं देती है, जिसे एक साधारण व्यक्ति, सामान्य समझ का व्यक्ति जो है वह इसे अवॉइड कर देता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पे आशय का बड़ा महत्व होता है। यहां पे आशय का बड़ा महत्व होता है। आशय का महत्व का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति आशय पूर्वक किसी काम को कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में वह बात छोटी नहीं होती है और उसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो एक पैसेंजर ट्रेन पर यात्रा कर रहा है बी के साथ, और बी जो है एक गर्ल है। ऐसी स्थिति में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके शरीर जो है, यानी उस लड़के की जो बॉडी है वो टच हो जाती है किसके साथ? बी के साथ। तो क्या ये जो लड़की है ये जाकर के एफआईआर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यह सामान्य स्थिति और परिस्थिति में होता रहता है। लेकिन यदि आशय पूर्वक ये उसके शरीर को स्पर्श करने का प्रयास करता है या करता है, ऐसी स्थिति में ए के द्वारा काम जो है वो छोटा नहीं माना जाएगा, तुच्छ नहीं माना जाएगा, विधि उसे कंसीडर करेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आशय पूर्वक यदि आप काम को करते हो तो वह बात जो है वो छोटी नहीं मानी जाएगी। यह बात क्लियर हो गई होगी अब मेरे हिसाब से। तो आगे चला जाए, तो ये जो आंसर था ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑप्शन जो है वो 95। जय हिंद पंकज, ये आंसर अभिषेक पांडे, वेरी गुड बेटे। यहां पे सेक्शन 95 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अब ये आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन। जय हिंद पंकज, जय हिंद। बड़े ही उत्साह और जोश के साथ आपने एंट्री किया हुआ है। हो गया बेटा, आओ जरा क्वेश्चन देखो। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के उपयोग में वह क्या कारित कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है?
किस धारा में मैंने आपको बताया था कि आप अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं? इस बात को आप जल्दी से आंसर करके बताएं। आप किस धारा के अंतर्गत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जहां पे रखे हो ये आप नोट कर ले वहां पे। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है। मैंने आपको कंडीशन भी बताया था। कौन सी कंडीशन है जहां पे आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बॉडी के अगेंस्ट प्रयोग करते हुए आप मृत्यु कारित कर सकते हैं? और वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, किस धारा के अंतर्गत बताया था? आंसर जल्दी से करिए। अरविंद बघेल ए, संदीप कुमार बेटा यहां पे आप नहीं क्लास मेरी किए हैं तो आप पीछे की वीडियो जाकर के एक बार फिर से देखें, तब इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आप कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था धारा 100 जो है वो किसके बारे में प्रावधान कर रहा है कि जहां पे 7A नहीं होगा बेटा, धारा 100 यहां पे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है आप देखिए। सृष्टि मिश्रा 7A कैसे होगा भाई? मुन्ना अली यहां पे बी आंसर, वेरी गुड। देखो बेटा यहां पूछा क्या जा रहा है आपसे, कह रहा है कि किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि आप अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो धारा जो 100 है उसमें 7 कंडीशन मैंने आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए मानव शरीर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? शरीर के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसमें आप क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी डेथ कॉज कर सकते हैं। और ये किस जगह पे बताया गया है? ये धारा 100 में बताया गया। कितनी कंडीशन बताई गई है? मैंने 7 कंडीशन बताई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। पहली कंडीशन क्या है कि यदि आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है जिससे आपको यह आशंका हो जाती है, एप्रीहेंशन हो जाता है कि यदि आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में काम नहीं करेंगे तो वो आपको जान से मार डालेगा, तो ऐसी स्थिति में आप उसे क्या कर सकते हैं? जान से मार सकते हैं। यानी ए जो है बी के ऊपर बंदूक लेकर के दौड़ा है गोली मारने के लिए, और ऐसी स्थिति में बी को लगता है कि यदि मैं इसे गोली नहीं मार दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। ऐसी स्थिति में ए क्या कर सकता है? बी की मृत्यु कारित कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या बताई गई? पहली कंडीशन में यदि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका है कि मृत्यु कारित हो सकती है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं? संदीप कुमार 97 में प्रॉपर्टी और मानव शरीर के विरुद्ध मृत्यु कारित करने के बारे में बात नहीं बताया था बेटा। फिर से जाकर के उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि धारा 100 और धारा 103। धारा 100 क्या है? मानव शरीर के विरुद्ध जब आप मृत्यु कारित कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करने में। धारा 103 जो है ये संपत्ति के विरुद्ध जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो धारा 100 में 7 कंडीशन मैंने बताया था, इन 7 कंडीशन में आप मृत्यु कारित कर सकते हो। और धारा 103 में 4 कंडीशन बताया था, उस 4 कंडीशन में आप मृत्यु कारित कर सकते हो। और 97 में सिर्फ आप व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बारे में बात किया गया है बेटा कि आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मानव शरीर के विरुद्ध कर सकते हो, यह 97 के पैरा 1 में बताया गया है। और संपत्ति के विरुद्ध आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखते हो, यह 97 के पैरा 2 में बताया गया है। करेक्ट योरसेल्फ मिस्टर संदीप कुमार। यहां पे मैं आपको 97 में क्या बताया था कि मानव शरीर के विरुद्ध यदि अपराध है तो वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कहां पे दिया गया है? 97 के पैरा 1 में दिया गया है। और पैरा 2 में क्या गया है? संपत्ति के विरुद्ध आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन
आप शरीर के विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते समय धारा 100 में आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। 97 में सिर्फ प्रतिरक्षा की बात किया हुआ है, मृत्यु कारित करने की बात नहीं की गई है। मृत्यु कारित करने की जो बात है वो कहां पे है? धारा 100 में। और कहां पे है? धारा 103 संपत्ति के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में तो यहां पे जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कब आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो किस धारा में आप मृत्यु कारित कर सकते हैं? यहां पे बोलो भाई, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। यहां पे किसकी बात कर रहा है? शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? धारा 100 हो जाएगा। यहां पे संपत्ति कहा होता तो कौन सी हो जाती? धारा 103 हो जाता। इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। आगे चलिए, चलिए देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक जाता है। संदीप कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत करें। देखो बेटा जल्दी से, सौरभ तिवारी, अनीता कुमारी, ये आंसर है आपका। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है। यानी कहां आप कर सकते हैं? मृत्यु की आशंका में, घोर उपहत की आशंका में, बलात्संग करने का आशय हो, उपर्युक्त सभी। आंसर आपका जो है संदीप कुमार, अभी कैसे सही हो गया तुम्हारा? बहुत सही आंसर किया बेटा तुमने संदीप, बहुत सही आंसर है। तो ये देखो, ये जो कंडीशन मैंने बताया था, ये कहां पे बताया था? सेक्शन 100 की कंडीशन बताया था। पहला क्या था कि मृत्यु की आशंका में आप क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। घोर उपहत्य की यदि आशंका है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति रेप करने वाला है, ऐसी आशंका है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो? डेथ कॉज कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। और फिर चौथी जो कंडीशन है मैंने बताया था कि यदि अप्राकृतिक यौन तृष्णा को पूरा करना चाहता है, अननेचुरल लस्ट को पूरा करना चाहता है, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। कोई किडनैपिंग या अबडक्शन कर रहा है, आप ऐसी स्थिति में आप मृत्यु कारित कर सकते हो। और फिर मैंने आपको बताया था कि कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है। हाँ बेटा, करेक्ट कर लो बेटा, होता है, इसीलिए तो क्वेश्चन लेके आया हूं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए संदीप कुमार, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए पढ़ा करके क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, पूरी तरीके से जो है वह आप इसका आंसर करने में समर्थ होंगे। यहां पे पहली चीज क्या? पहली कंडीशन की आपकी कोई मृत्यु कारित कर रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हो? जान से मार सकते हो। आपका कोई हाथ पैर तोड़ने वाला है, यानी घोर उपहति कारित करने वाला है, आंख फोड़ने वाला है, कान फोड़ने वाला है, दांत तोड़ने वाला है, हड्डी तोड़ने वाला है, ये सब क्या है? घोर उपहति। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो यदि कोई घोर उपहत की आशंका है तो ऐसी स्थिति में भी आप जान ले सकते हो। और फिर यदि कोई बलात्संग करने का प्रयास कर रहा है या ऐसा कोई हमला कर रहा है, आप उसकी जान ले सकते हो। कोई अप्राकृतिक यौन तृष्णा पूरा करना चाहता है, आप उसकी भी जान ले सकते हो। कोई किडनैपिंग या अबडक्शन करना चाहता है, आप उसकी जान ले सकते हो। और फिर मैंने आपको बताया कि यदि कोई ऐसा सदोष परिरोध किया गया है जिससे आप किसी सरकारी सेवक का असिस्टेंस सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि 2013 में इसे जोड़ दिया गया बेटा निर्भया केस के मामले के बाद से, कि यदि कोई तेजाब फेंक रहा है या तेजाब फेंकने का कोई प्रयास करता है या आपको सेवन कराने का प्रयास कर रहा है जिससे आपको लगता है कि घोर उपहति हो सकती है, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। आप नहीं अपने शरीर की बल्कि किसी दूसरे के शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हैं। यह मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़ाते समय आपको बताया था कि आपको अपने शरीर की और किसी दूसरे के शरीर की, अपने संपत्ति की या किसी दूसरे की संपत्ति की, संपत्ति चाहे चल हो चाहे अचल हो, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यह बात मैंने आपको बताया था। मुन्ना अली, क्लियर हुआ बेटा? सृष्टि, तेजाब फेंकने पर भी यस बेटा। यदि आपको लगता है, आपको आशंका पैदा हो रहा है कि ऐसी स्थिति में घोर उपहति हो सकती है, यानी आपका चेहरा विकृत हो सकता है, जो है आपकी आंख फूट सकती है,
ऐसी स्थिति में आपका कान फट सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो है तेजाब फेंक रहा है या जबरदस्ती आपको सेवन कराने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में आप उसे मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो 7 कंडीशन बताए जहां पे आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकते हो, और यहां पे जो आपने जान लिया है वो जस्टिफाइड माना जाता है, उसके लिए आप दंडित नहीं किए जाओगे, उसके लिए धारा 302 आपके ऊपर नहीं लागू होगी। तो मानव शरीर के विरुद्ध यदि कोई बात है तो धारा 100 के अंतर्गत 7 कंडीशन में आप किसी की जान ले सकते हैं, यह बात स्पष्ट हो गई। और यदि संपत्ति के विरुद्ध की बात करें तो संपत्ति के विरुद्ध में 4 कंडीशन बताई गई, और वो आपकी धारा कौन सी है, धारा 103 है। और इस 103 की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति लूट कारित करता है, तो लूट कारित करने कोई आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे क्या कर सकते हो, उसे आप मृत्यु कारित कर सकते हो बेटा। फिर उसके बाद जो है मैंने बताया कि रात्रिगृह भेदन कोई कर रहा है, तो रात्रिगृह भेदन कोई कर रहा है यानी रात में जो है वो आपके घर में प्रवेश करता है। गृह भेदन का मतलब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब ये होता है कि जो सामान्य रास्ता घर में प्रवेश करने का है उसके अलावा यदि किसी रास्ते से वो आपके घर में एंट्री करता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या माना जाता है, उसे हाउस ब्रेकिंग माना जाता है। और ये प्रकरण यदि रात में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप रात में भी क्या कर सकते हो, जान से मार सकते हो। और अग्नि द्वारा दृष्टि की बात कर रहा है, तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि आपके घर को कोई जलाना चाहता है या कोई टेंट को जलाना चाहता है या कोई वेसल को जलाना चाहता है जो संपत्ति को रखने के लिए है या जीवों को रखने के लिए है, ऐसी स्थिति में उसे आप जान से मार सकते हो। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया था ये याद रखने की जरूरत है, धारा 100 और धारा 103। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखें जरा इसको। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की, यहां पे देखो बेटा ध्यान से, क्या है, प्रॉपर्टी की बात किया हुआ है। फिर उसके बाद की रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझ के, यानी आप प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। वेरी गुड अरविंद, सृष्टि, बहुत सही, भानु बेटा, संदीप कुमार, बिल्कुल। अभी देखो, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के बारे में। और आप क्या कर सकते हो, जिसका विस्तार यानी कहां तक है कि मृत्यु कारित कर सकते हैं। आप क्या कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आंसर सारे लोगों का करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है बेटे, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, तो धारा कौन सी हो जाएगी, चलो आगे चलते हैं। ये वाला आंसर देखो फटाक से, जल्दी से इसका आंसर करिए। ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। आंसर जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित कार्यों में से किसके कार्यों के द्वारा, यानी किस तरीके से, यदि इसे करेक्ट कर लीजिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से क्या किया जा सकता है, अबेटमेंट किया जा सकता है, दुष्प्रेरण किया जा सकता है। इसको तुरंत आंसर करके आप बताइए जल्दी से। पहला क्या है, पहला दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है षड्यंत्र के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, धमकी के द्वारा, तैयारी के द्वारा। यहां पे
जल्दी से इसका आंसर बताइए। अरविंद बघेल, षड्यंत्र के द्वारा। वेरी गुड बेटे अरविंद। आशुतोष गोस्वामी, आंसर ए। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि धारा 107, ये याद रखिएगा, सेक्शन 107 के अंतर्गत जो है 3 कंडीशन बताया था। पहली कंडीशन जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या पहली कंडीशन क्या था? इंस्टिगेशन के द्वारा, उकसाने के द्वारा। इंस्टिगेशन के द्वारा, उकसाने के द्वारा आप क्या कर सकते हो? दुष्प्रेरण कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा, ये कॉन्स्पिरेसी के द्वारा आप कर सकते हो। और तीसरा जो है वो इंटेंशनल एड के द्वारा आप कर सकते हैं। इंटेंशनल एड के द्वारा, सहायता के द्वारा आप कर सकते हो, यानी असिस्टेंस के द्वारा। पहली कंडीशन क्या थी आपकी? पहली कंडीशन जो है वो इंस्टिगेशन के द्वारा, उकसाने के द्वारा। दूसरा कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के द्वारा। तीसरा जो है वो क्या है? इंटेंशनल एड के द्वारा। इन्हीं 3 माध्यमों से क्या किया जा सकता है? दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो इनमें कौन सा है? प्रयत्न है नहीं, धमकी है नहीं, तैयारी है नहीं, कौन सा है? षड्यंत्र के द्वारा। तो षड्यंत्र के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब आगे चलो बेटा, अगला जो है वहां पे देखिए, फटाक से इसका आंसर करिए, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तुरंत आंसर करके बताएं। दंगा के अपराध में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? यह क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दंगा की बात कर रहा है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंगा के अपराध में कम से कम व्यक्तियों की संख्या अर्थात न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? गणेश चंद, भानु प्रताप, सृष्टि मिश्रा, आशुतोष गोस्वामी। बेटा मैंने आपको बताया था कि दंगा का जो अपराध है वो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है वहां पे? मिनिमम। आंसर जान लीजिए कितना होगा? आंसर 2 होगा, यानी मिनिमम नंबर्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 2। मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, ये ए है और क्या है? बी है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहां पर? किसी लोक स्थान पर। कहां पर? किसी लोक स्थान पर लोक शांति को भंग करते हैं, लोक शांति को भंग करते हैं, ये ब्रीच ऑफ पीस करते हैं, तब ऐसे अपराध को क्या माना जाता है? दंगे का अपराध माना जाता है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए दंगा के लिए? ये आपका लोक स्थान होना चाहिए, जहां पे ये लड़ाई चल रही है, जो पब्लिक पीस को ब्रीच किया जा रहा है, भंग किया जा रहा है, वो स्थान कैसा होना चाहिए? लोक स्थान होना चाहिए। और लोक स्थान जो है पर लोक शांति भंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लोक शांति आपकी भंग होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि क्या किया गया है? दंगा का अपराध किया गया है। और दंगा का जो अपराध है उसके लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? यहां पे आंसर आपका कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, 2 होगा। सृष्टि सही करो बेटा, सृष्टि मिश्रा नो। ओके बेटा ठीक है, साधना आ रहा है, आपका आंसर मुझे मिल रहा है। चलो अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अच्छा अब बताइए, दंगा का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? जल्दी से आंसर करके बताओ बेटा। दंगा का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? जल्दी से इसका आंसर करके बताएं। यहां पे ध्यान रखना है बेटा, क्या बात कर रहा है? परिभाषित है या प्रावधानित है, ऐसा भी लिखा रहा। प्रावधानित है यानी
प्रोवाइडेड आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो यहां पे आंसर आप लोगों का आया संदीप कुमार ऑप्शन 2। आशुतोष जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी से आंसर करिए। चलो यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 159। धारा कौन सी हो जाएगी, 159 संदीप कुमार, वेरी गुड बेटे। मुन्ना अली, भानु प्रताप 159। बेटा ये सब पीछे हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो पीछे मेरी वीडियो में आप जाकर के इन चीजों को देखें और वहां पे इन चीजों को समझें। तो मैंने आपको बताया था दंगा, मैंने आपको क्या बताया, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कहां पे होना चाहिए, लोक स्थान होना चाहिए, लोक शांति भंग होनी चाहिए। अर्थात यदि मैंने आपको बताया था कि यदि 2 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, पति पत्नी हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि वो घर के अंदर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पे दंगा का अपराध नहीं माना जाएगा। यह बात जो है वो एफ्रे नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि घर किसी का जो है, ड्राइंग हॉल जो है, किचन जो है, वो पब्लिक प्लेस नहीं माना जाता है। तो यहां पे दंगा के लिए होना चाहिए कि पब्लिक प्लेस हो। यह बात स्पष्ट हो गई होगी मेरे हिसाब से। आगे चलिए, चलिए अब ये आंसर देखो बेटा जल्दी से। बलवा का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है, बलवा का अपराध पूछ रहा है। यहां पे राइट के बारे में बात कर रहा है और फिर ध्यान देना है क्या है, परिभाषित है। ये जल्दी से आंसर करके बताएं कि किस धारा में ये बताया गया है। आशुतोष गोस्वामी, भानु प्रताप 159। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे आशुतोष गोस्वामी। यहां पे बलवा का ये पकड़ना है बेटा, क्या है आपका, राइट है, और राइट जो है वो यहां पे डिफाइंड है आपका। तो आशुतोष यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा, धारा 146 होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा, फोर्स का, बल का या वायोलेंस का किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, किसका, बल या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, बलवा कहा जाता है। और बलवा जो है वह किस धारा में है, 146 में बताया गया है, 146। और 146 के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। और विधि विरुद्ध जमाव कहां पे बताया गया है, धारा 141 में बताया गया है। धारा 141 किसके बारे में बात कर रहा है, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा। और इसी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा जब फोर्स और वायलेंस प्रयोग कर दिया जाता है तो यही क्या हो जाता है, बलवा हो जाता है। बलवा को कहां बताया गया है आपका, धारा 146 में बताया गया है। तो अब देखिए बलवा, अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएसआई में कि विधि विरुद्ध जमाव जो है वो कहां पे है, तो धारा 141 में है। और बलवा कहां पे है, धारा 146 में है। और अभी आपने देखा हुआ है 149, क्या, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में यदि कोई कार्य कर दिया जाता है तो वहां पे ये माना जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पे मैंने आपको बताया था ये दंगा, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, बलवा। चलिए, तो दंगा में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। यहां पे बलवा में कितनी होनी चाहिए, 5। व्यक्तियों की संख्या जो है, यहां पे व्यक्तियों की संख्या दंगा में कितना होगा, 2। यहां पे कितना होगा, न्यूनतम 5 होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि दंगा जो है इसके लिए क्या होना चाहिए, लोक स्थान होना चाहिए। दंगे के लिए क्या होना चाहिए, पब्लिक प्लेस होना आवश्यक है, जबकि बलवा के लिए पब्लिक प्लेस होना आवश्यक नहीं होता है।
दंगा के लिए क्या होना चाहिए? लोक स्थान होना आवश्यक है, जबकि बलवा के लिए लोक स्थान होना आवश्यक नहीं है। तो ये दंगा और इसका जो प्रोविजन है दंगे का वो कहां पे है? 159 में है और ये कहां पे है? 146 में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और ये क्या है? 159 में है। इतनी बात यदि समझ में आई हो बेटा तो जल्दी से यस करके आंसर बताइए आप लोग कि ये जो क्वेश्चन करवाया गया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। इस बात को तुरंत आप आंसर करके बताएं मुझे 1 मिनट के अंदर। ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? संदीप कुमार समझ में आया बेटे? भानु प्रताप, अच्छा कल का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोग हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, इसी समय पे पढ़ेंगे, जो आपराधिक मानववध और हत्या, यानी कोई बात जो है वो हत्या कब मानी जाएगी या कोई बात जो है वो कल्पेबल होमिसाइड कब मानी जाएगी। मैं अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूं, चलती है बेटा। कल की जो क्लास है, कल मैंने बताया कि कल जो है हम सेक्शन 299 पढ़ेंगे और सेक्शन 300 पढ़ेंगे। और सेक्शन 299 और 300 में क्या डिफरेंस है? बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वहां से, बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, तो उसे मैं आपको बहुत ही आसानी से उस बात को समझाऊंगा। इस बात को समझने के लिए आप इसी समय जो है लाइव रहिएगा और यहां से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको मिलते हैं और थोड़ा बहुत यदि आपको कहीं पे मिलेगा तो आप उनके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। धारा 299 और 300 और दोनों में अंतर क्या है। आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनको आप लिखते रहिए, इनको आप दोहराते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।